क्लास 12th इंग्लिश फ्लेमिंगो चैप्टर 2 लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड आज हम करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस सी अबाउट द ऑथर। अनीस जंग 1964 was born in Rourkela and spent her childhood and adolescence in Hyderabad. She received her education in Hyderabad and in the United States of America. Her parents were both writers. Anis Jung began her career as a writer in India. She has been an editor and columnist for major newspapers in India and abroad and has authored several books. The following is an excerpt from her book titled Lost Spring: Stories of Stolen Childhood. Here she analyses the grinding poverty and traditions which condemn these children to a life of exploitation. अनीस जंग जो है वो रूरकेला में उनका जन्म हुआ था। उन्होंने अपना जो बचपन है और अपना जो एडोलेसेंस है वो हैदराबाद में बिताया। उसके बाद उन्होंने हैदराबाद से ही अपना एजुकेशन लिया और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से अपना एजुकेशन कंप्लीट किया। उनके दोनों पेरेंट्स राइटर्स थे और उन्होंने अपना जो कैरियर है वो एज अ राइटर भारत में ही शुरू किया। वो काफ़ी बड़े मेजर न्यूज़पेपर्स भारत के हैं उसके एडिटर भी रह चुके हैं और कॉलमनिस्ट भी रह चुके हैं। अब्रॉड में भी वो एडिटर एंड कॉलमनिस्ट रह चुके हैं और उन्होंने कई सारी बुक्स लिखी है। ये जो एक्सेप्ट हमारे सामने जो लाया गया है, ये जो लेसन है, इसका ये उस लेसन में से लिया गया है, उस बुक से लिया गया है जिसका नाम है लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज़ ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। तो यहाँ पर लॉस्ट स्प्रिंग ये जो टाइटल है वो सजेस्ट करता है क्योंकि स्प्रिंग जो है वो बसंत ऋतु है और एक आनंद की ऋतु है, तो वैसा ही बचपन भी होता है। तो वो जो बचपन है उसको स्टोलन कर लिया गया है, उसको चुरा लिया गया है कुछ बच्चों का। तो उसकी उस परिस्थिति का वर्णन करते हुए उन्होंने ये लेसन जो है वो यहाँ पर लिखा है और यहाँ पर वो एनालाइज़ करती है कि जो ग्राइंडिंग पॉवर्टी यानी कि बहुत दारुण जो गरीबी है और जो ट्रेडिशंस है वो किस प्रकार से बच्चों का जो बचपन है उसको एक्सप्लॉइट कर लेते हैं, उसको स्टील कर लेते हैं। तो लेट अस स्टार्ट द लेसन द लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज़ ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। अभी हम स्टार्ट करेंगे। समटाइम्स आई फाइंड अ रूपी इन अ गार्बेज। ये डायलॉग है, ये एक बच्चे के द्वारा बोला गया डायलॉग है। जब उसको पूछा गया कि तुम क्या करते हो तो उसके जवाब में उसने कहा समटाइम्स आई फाइंड अ रूपी इन द गार्बेज। यानी कि जब वो कम्युनिकेशन कर रहा है ऑथर के साथ तो उस समय उनके प्रश्न के जवाब में वो कहता है कि कभी कभी मुझे गार्बेज से यानी कि कचरे से ₹1 मिल जाता है। वाई डू यू डू दिस? तुम ये क्यों करते हो? आई आस्क साहेब whom I encounter every morning scrounging for gold in the garbage dumps of my neighborhood। अब यहाँ पर जो ये ऑथर है वो क्या करती हैं, तो उनके नेबरहुड में ही जो गार्बेज रहता है वहाँ पर जो साहिब यानी कि साहिब नाम का एक लड़का है छोटा सा, और वो लड़का हर रोज़ कचरा इकट्ठा करने के लिए, कचरे में से कुछ ढूंढने के लिए वो निकल पड़ते हैं। आप लोगों ने देखे होंगे कि जो कचरे में से थैले लेके निकल पड़ते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं कि जो बहुत ही गरीब है और कचरे से कुछ ना कुछ ढूंढते रहते हैं, जैसे कि पेपर्स ढूंढ लेते हैं, प्लास्टिक ढूंढ लेते हैं, प्लास्टिक बॉटल्स इकट्ठा करते हैं। कभी कभी उसमें से उनको रुपया 10 रुपये का नोट वगैरह भी मिल जाते होंगे। तो ऑथर ने उनको पूछा है कि आप ये क्यों करते हैं, ये जो काम है कचरा चुनने का, वो काम आप क्यों करते हैं? क्योंकि एवरी मॉर्निंग जब वो घर से निकलती है तो उनको ये जो लड़का है उनको सामने मिलता है। स्क्राउंजिंग का मतलब है यहाँ पर फॉरेजिंग, यानी कि जो कचरे में से कुछ चीज़ें चुनना। फॉर गोल्ड का मतलब है यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी मिल जाती है, क्योंकि वो जो कचरे में से जो चीज़ें मिल जाती हैं उनको और उसमें से उनका पेट पलता है, तो इसीलिए उसको यहाँ पर गोल्ड कहा गया है। तो गार्बेज के जो ढेर हैं, कचरे के जो ढेर हैं, उनके इर्द गिर्द आजू बाजू उनके जो एरिया है वहाँ पर, तो वहाँ पर ये जो बच्चा है ये उसमें से ढूंढने का काम करता है। इसीलिए उसको ये क्वेश्चन ऑथर ने पूछा है। साहिब लेफ्ट हिज होम लॉन्ग एगो, यानी ये लड़के ने अपना जो घर है वो काफ़ी समय पहले छोड़ दिया था। सेट अमिस्ट द ग्रीन फील्ड्स ऑफ ढाका, कि जो ढाका की जो बांग्लादेश का है
शहर है, वहाँ में ये लोग रहते थे पहले, और उनके बहुत ही हरे भरे खेतों के बीच में ही वहाँ रहते थे। हिज होम इज़ नॉट इवन अ डिस्टेंट मेमोरी, लेकिन अभी तो उसकी दूर दूर तक की मेमोरी में भी उसका घर जो है उसकी मेमोरी में नहीं है। देयर वर मैनी स्टॉर्म्स दैट स्वेप्ट अवे देयर फील्ड्स एंड होम्स, और कई सारे ऐसे तूफान आए कि जिसके कारण उनके घर और उनके जो खेत थे वो तहस नहस हो गए। हिज मदर टेल्स हिम, और ये बात उनकी माता जो है, उनकी मदर उनको बताती है। दैट्स वाई दे लेफ्ट, और इसीलिए उन लोगों ने ये छोड़ दिया था, उनका जो शहर, उनका गांव था वो छोड़ दिया था। लुकिंग फॉर गोल्ड इन द बिग सिटी वेयर ही नाउ लिव्स, और अभी ये इस बड़े शहर में रहने के लिए आ गए हैं जहाँ वो अभी रह रहे हैं। लुकिंग फॉर गोल्ड का मतलब है कि अपना पेट पालने के लिए कचरे से वो कुछ न कुछ चीज़ें ढूंढते रहते हैं। आई हैव नथिंग एल्स टू डू ही मटर्स, और वो धीरे से बोला, लुकिंग अवे, यानी कि एक तरफ देखते हुए कि मेरे पास करने के लिए इसके अलावा और कोई काम नहीं है। गो टू स्कूल आई से ग्लिबली, यानी कि उन्होंने ऐसे ही बोल दिया ऑथर ने। ग्लिबली का मतलब है कि बिना सोचे समझे, परिस्थिति को जाने बिना बोल देना, दैट इज़ कॉल्ड ग्लिबली यहाँ पर। तो आई से ग्लिबली गो टू स्कूल, यानी उन्होंने कहा कि तुम स्कूल क्यों नहीं जाते, स्कूल चले जाओ। रियलाइजिंग इमीडिएटली हाउ हॉलो द एडवाइस मस्ट साउंड, लेकिन तुरंत ही उनको ऐसा रियलाइज़ हुआ कि ये एडवाइस उन्होंने दे दी, लेकिन ये अस्थान एडवाइस थी। मतलब उन्होंने जो एडवाइस दी उसका कोई यहाँ मतलब ही नहीं था, क्योंकि स्कूल जाने की उसके बेचारे की कोई परिस्थिति ही नहीं थी, और इसीलिए क्योंकि कमाना ज़रूरी था पेट पालने के लिए। तो ये एडवाइस देने के बाद फिर बाद में उनको पता चला कि ये जो उनकी एडवाइस थी वो अर्थहीन थी। देयर इज़ नो स्कूल इन माई नेबरहुड, यानी कि वो कहता है कि मेरे नेबरहुड में कोई स्कूल नहीं है, यानी कि उनके आजू बाजू में कहीं पर भी कोई स्कूल नहीं है। व्हेन दे बिल्ड वन आई विल गो, उसने कहा कि जब वो लोग स्कूल खोलेंगे तो मैं जाऊंगा, यानी कि उनके नेबरहुड में जब स्कूल खुलेगा तो वो उस स्कूल में पढ़ने के लिए जाएगा। अभी तक तो कोई स्कूल वहाँ पर है नहीं। इफ़ आई स्टार्ट अ स्कूल विल यू कम, तो ऑथर ने कहा कि अगर मैं अगर स्कूल खोलूँगी तो क्या तुम स्कूल में आओगे। आई आस्क, हाफ जोकिंग, जोक करते हुए। यस ही सेज स्माइलिंग ब्रॉडली, और उसने कहा कि हाँ मैं ज़रूर आऊँगा, स्माइल करते हुए। तो यहाँ पर जो ऑथर है वो एक जोक कर रही है कि मैं अगर स्कूल खोल दूँ तो तुम आओगे स्कूल में। तो उस बच्चे ने तो हाँ बोल दिया कि हाँ मैं स्कूल आऊँगा। अ फ्यू डेज़ लेटर आई सी हिम रनिंग अप टू मी, इज़ योर स्कूल रेडी। और कुछ दिन के बाद जब वो लड़का ऑथर को वापस मिलता है तो उसने कहा कि क्या आपकी स्कूल बन गई, आपकी स्कूल तैयार है। इट टेक्स लॉन्गर टू बिल्ड अ स्कूल आई से, और ऑथर ने कहा कि स्कूल यूँ ही नहीं बन जाती, स्कूल बनने में तो काफ़ी समय लगता है, बहुत कुछ चीज़ें लगती है तब जाके स्कूल बनता है। एम्बेरेस्ड एट हैविंग मेड अ प्रॉमिस दैट वाज नॉट मींट, और ऑथर जो है वो यहाँ शर्मा जाती है कि उन्होंने जो प्रॉमिस पहले कर दिया कि मैं स्कूल खोलूँगी और तुम स्कूल में पढ़ने आना, तो इसका तो कोई अर्थ ही नहीं था, क्योंकि वो तो जोक कर रही थी और इस बच्चे ने तो उसे सीरियसली ले लिया। इसीलिए बच्चे ने उनको फिर से पूछ लिया कि आपने स्कूल खोला, तब जाके वो एम्बेरेस, यानी कि वो शर्मा जाती है। बट प्रोमिस लाइक माइन अबाउंड इन एवरी कॉर्नर ऑफ हिज ब्लिक वर्ल्ड, लेकिन ऐसे ही खोखले प्रोमिस लाइक माइन, यानी कि उन्होंने जो प्रॉमिस दिया था वो खोखला था, क्योंकि ये तो सच होने वाला था नहीं। और इसीलिए ऐसे ही प्रॉमिसेस उनके ये ब्लिक वर्ल्ड के अंदर, ब्लिक वर्ल्ड माने कि उनका ये जो खाली वर्ल्ड है, उनका जो अंधकारमय ब्लैक जो वर्ल्ड है, उसमें तो हर कॉर्नर पे ऐसे ही प्रॉमिसेस पड़े हैं कि जो कभी पूरे नहीं किए जाते हैं। आफ्टर मंथ्स ऑफ नोइंग हिम आई आस्क हिम हिज नेम, और कई महीनों तक जब मैं उसको मिलती रही तो मैंने उसको उसका नाम पूछा, तो उसने जवाब में क्या बताया, साहिब ए आलम, उसका नाम है साहिब ए आलम। ही अनाउंसेस, उसने अपना नाम बड़े ही मतलब गर्व से लिया, कहा कि साहिब ए आलम मेरा नाम है, यानी कि साहिब ए आलम का मतलब होता है आलम यानी यूनिवर्स, ब्रह्मांड, और साहिब मतलब पूरे यूनिवर्स का जो ब्रह्मांड का जो मालिक है उसे हम साहिब ए आलम कहते हैं। तो यहाँ पर उसका नाम जो है वो तो इतना बड़ा है, लेकिन उसकी जो परिस्थिति है उससे ये मेल नहीं खाता। ही डज़ नॉट नो व्हाट इट मीन्स, लेकिन उस बच्चे को पता नहीं है कि इस नाम का क्या मतलब होता है। इफ़ ही न्यू इट्स मीनिंग लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, अगर वो इसका अर्थ जान पाता कि जिसका मतलब है लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स यानी कि ब्रह्मांड के मालिक, ही वुड हैव अ हार्ड टाइम बिलीविंग इट,
तो शायद वो अपने उस नाम के अर्थ को या अपने नाम को वो मान नहीं पाता या उसको बिलीव नहीं कर पाता। अनअवेयर ऑफ व्हाट हिज नेम रिप्रेजेंट्स, उसको पता नहीं है कि उसका नाम जो है वो क्या रिप्रेजेंट करता है। ही रोम्स द स्ट्रीट्स विथ हिज फ्रेंड्स, वो जो स्ट्रीट्स हैं गलियों में अपने मित्रों के साथ अपने फ्रेंड्स के साथ रोम्स यानी कि वॉन्डरिंग यानी कि घूमता रहता है। एन आर्मी ऑफ बेयर फुट बॉयज़ हु अपीयर लाइक द मॉर्निंग बर्ड्स एंड डिसअपियर एट नून। आर्मी ऑफ बेयर फुट बॉयज़ का मतलब है कि खुले पैरों वाले बच्चे लड़के जो है वहाँ इधर उधर घूमते रहते हैं, कचरे में से कुछ चीज़ें चुनते रहते हैं, और जो कि मॉर्निंग में जो जिस प्रकार से बर्ड्स आ जाते हैं और फिर दोपहर को वापस अपने जो घोंसले है उसमें चले जाते हैं, उसी प्रकार वो मॉर्निंग से अर्ली मॉर्निंग से ही वो कचरा चुनने आ जाते हैं और फिर दोपहर में धूप में वापस वो अपने घरों में चले जाते हैं। ओवर द मंथ्स आई हैव कम टू रिकग्नाइज ईच ऑफ देम, और कुछ महीने लगे लेकिन उतने समय में ऑथर ने उन सभी बच्चों को अलग अलग नाम से पहचान लिया। वाई आरंट यू वियरिंग चप्पल्स, जब उन्होंने पूछा कि आप चप्पल क्यों नहीं पहनते हैं, आई आस्क वन, उन्होंने किसी एक को पूछा। माई मदर डिड नॉट ब्रिंग देम डाउन फ्रॉम द शेल्फ, ही आंसर्स सिंपली, तो एक लड़के ने जवाब दिया कि मेरी मदर जो है उसे शेल्फ से उतार करके मुझे नहीं देती है। इवन इफ़ शी डिड ही विल थ्रो देम ऑफ, अगर वो उनको देती भी है चप्पल तो वो उसको फेंक देंगे। एड्स एनदर, दूसरे बच्चे ने कहा, हु इज़ वियरिंग शूज़ दैट डू नॉट मैच, एक लड़का कि जिसने शूज़ तो पहने हैं लेकिन दोनों जो शूज़ हैं उसके अलग अलग है, क्योंकि उनको कूड़े में से मिले होंगे और ये पैर जो है वो डिफरेंट पैर है, जो पैर है जो मैच नहीं करती है एक दूसरे से, ऐसे शूज़ उसने पहने हुए हैं यहाँ पर। तो वो बच्चा उसने ऐसा जवाब दिया कि अगर उनकी मदर उनको वहाँ से उतार करके देती है तो भी वो उसको पहनेगा नहीं और उसको वो फेंक देगा। When I comment on it, he shuffles his feet and says nothing. जब वो उसके ऊपर कुछ कह रही है, कमेंट कर रही है, तो वो अपने जो पैरों को हिला रहा है, शफल्स यानी कि हिलाना, his feet and says nothing, और कुछ बोल नहीं पाता है। I want shoes, says a third boy who has never owned a pair of all his life. और एक लड़का दूसरा था, उसने कहा कि मुझे शूज़ चाहिए, कि जिसने अपने पूरे जीवन में कभी भी ऐसे शूज़ खरीदे नहीं और पहने नहीं। ट्रैवलिंग अक्रॉस द कंट्री आई हैव सीन चिल्ड्रन वॉकिंग बेयर फुट, और ये ऑथर है और पूरे भारत में घूमती रहती है, तो इस प्रकार के जो बच्चे होते हैं उन्होंने देखा है कि वो कभी शूज़ नहीं पहनते हैं, वो बेयर फुट यानी कि खुले पैर ही होते हैं। इन सिटीज़ ऑन विलेज रोड्स, मतलब उन्होंने देखा था कि सिटीज़ में, शहरों में और विलेज रोड्स पर जब वो वहाँ से गुजरती होती है तो इस प्रकार के बच्चे, कचरा चुनने वाले बच्चे जब वो देखती हैं, गरीब बच्चे जब वो देखती है तो उन्होंने देखा है कि वो सारे के सारे बिना शूज़ के ही होते हैं। इट इज़ नॉट लैक ऑफ मनी बट अ ट्रेडिशन टू स्टे बेयर फुट इज़ वन एक्सप्लेनेशन, मतलब एक ऐसा भी तारण है, एक ऐसा एक्सप्लेनेशन है कि ये लोग जो है उनकी बेयर फुट ही चलने की एक ट्रेडिशन हो चुकी है, मनी उसका कारण नहीं है। मतलब ये तो मन बनाने वाली बात है। आई वंडर इफ़ दिस इज़ ओनली एन एक्सक्यूज़ टू एक्सप्लेन अवे अ परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी, लेकिन ये तो एक एक्सक्यूज़ है, एक बहाना है कि पॉवर्टी जो है उससे मन मनाने का, उसको छुपाने का, बाकी हकीकत तो ऐसी ही है। परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी का मतलब है अनएंडिंग स्टेट ऑफ पॉवर्टी, यानी कि जो कभी न ख़त्म होने वाली गरीबाई की जो स्थिति है, वो स्थिति तो उनके जीवन में रहने वाली है, क्योंकि वो तो कभी लैंडलॉर्ड होने वाले नहीं है या तो पैसे वाले होने वाले नहीं है, क्योंकि उनका जो जीवन है पूरा इसी तरह से गुजर जाता है। तो इसीलिए अनएंडिंग पॉवर्टी ऐसा वर्ड यहाँ पर परपेचुअल वर्ड यूज़ किया। आई वंडर इफ़ दिस इज़ ओनली एन एक्सक्यूज़ टू एक्सप्लेन अवे अ परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी, इसका मतलब है कि यहाँ पर जो अनएंडिंग स्टेट ऑफ पॉवर्टी है, परपेचुअल का मतलब है अनएंडिंग, की कभी न ख़त्म होने वाली गरीबाई की जो स्थिति है उसको छिपाने के लिए ये एक बहाना ही है, क्योंकि गरीबाई है तो वो गरीबी में, क्योंकि पेट ही માંડ માંડ पालते हैं तो किस प्रकार से वो शूज़ खरीदेंगे, तो इसीलिए ये ट्रेडिशन वाली जो बात है वो तो एक कहानी है, ये एक्सप्लेनेशन सिर्फ और सिर्फ एक बहाना ही है। इसीलिए यहाँ पर उसको परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी कहा गया है, यानी कि अनएंडिंग स्थिति ऑफ गरीबाई, यानी कि गरीबाई की जो अनएंडिंग स्थिति है, कभी न ख़त्म होने वाली स्थिति।
आई रिमेंबर अ स्टोरी अ मैन फ्रॉम यूडीपी वंस टोल्ड मी, मतलब उडीपी से एक व्यक्ति था और उसने एक स्टोरी बताई थी। वो अभी ऑथर जो है वो रिमेंबर उसको याद कर रहे हैं। एज ए यंग बॉय ही वुड गो टू स्कूल पास्ट एन ओल्ड टेम्पल, जब वो छोटा था तो वो स्कूल जाता था, मंदिर के बाद एक स्कूल हुआ करता था। वेयर हिज फादर वॉज अ प्रिस्ट, और जिस मंदिर में उसके जो पिताजी थे वो प्रिस्ट यानी कि पुजारी हुआ करते थे। ही वुड स्टॉप ब्रीफली एट द टेम्पल, और वो कुछ समय के लिए टेम्पल पे खड़ा हो जाता था। एंड प्रे फॉर अ पेयर ऑफ शूज़, और वो शूज़ के लिए भगवान को प्रार्थना करता था। 30 ईयर्स लेटर आई विजिटेड हिज टाउन, और उस टाउन को ऑथर कह रही हैं कि उन्होंने 30 साल के बाद वहाँ पर विज़िट किया। एंड द टेम्पल, उस टेम्पल का भी विज़िट किया। विच वॉज नाउ ड्रॉन्ड इन एन एयर ऑफ डिसोलेशन, और वो जो था वो डिसोलेशन का मतलब है यहाँ पर आइसोलेशन, यानी कि काफ़ी दूर, यानी कि आइसोलेट हो चुका था। इन द बैकयार्ड, और बैकयार्ड में वेयर लिव्ड द न्यू प्रिस्ट, और वहाँ पर एक नया प्रिस्ट यानी कि नया पुजारी रहता था। देयर वर रेड एंड वाइट प्लास्टिक चेयर्स, वहाँ पर रेड एंड वाइट प्लास्टिक चेयर्स थी। अ यंग बॉय ड्रेस्ड इन अ ग्रे यूनिफॉर्म, एक यंग बॉय था जिसने ये ग्रे यूनिफॉर्म पहना हुआ था। वियरिंग सॉक्स एंड शूज़, और जिसने सॉक्स एंड शूज़ पहने हुए थे। अराइव्ड पेंटिंग एंड थ्रू हिज स्कूल बैग ऑन अ फोल्डिंग बेड, और वो दौड़ता हुआ आया, हाँफता हुआ, पेंटिंग का मतलब है यहाँ पर हाँफता हुआ आया, और उसने अपनी स्कूल बैग जो थी वो एक फोल्डिंग बेड था उसके ऊपर फेंकी। लुकिंग एट द बॉय आई रिमेंबर्ड द प्रेयर अनदर बॉय हैड मेड टू गॉडेस व्हेन ही हैड फाइनली गॉट अ पेयर ऑफ शूज़, और वो जो बच्चा था, एक यूडीपी वाले व्यक्ति ने जो उनको बात बताई थी उसके बारे में उन्होंने सोचा कि वो बच्चा प्रेयर करता था भगवान को, माता जी को, गॉडेस को, देवी को, और फाइनली उसको अपने जो शूज़ थे वो मिल गए। लेट मी नेवर लूज़ देम, द गॉडेस हैड ग्रांटेड हिज प्रेयर, और गॉडेस ने उसको उसकी जो प्रेयर थी उसको ग्रांट कर दिया, उसको मान लिया, और उसको शूज़ मिल गए। तो वो चाहता है कि वो कभी भी उसको गंवाए नहीं। यंग बॉयज़ लाइक द सन ऑफ द प्रिस्ट नाउ वोर शूज़, और जो यंग बॉयज़ है लाइक द सन ऑफ प्रिस्ट, यानी कि उस पुजारी के बच्चों के जैसे वो अभी शूज़ पहनते हैं। बट मैनी अदर्स लाइक द रैग पिकर्स इन माई नेबरहुड रिमेन शूलेस, और दूसरे ऐसे बच्चे हैं कि जो रैग पिकर्स यानी कि कचरा चुनने वाले जो बच्चे होते हैं वो बच्चे अभी तक भी शूलेस हैं, अभी तक भी उनको शूज़ पहनने को मिले नहीं हैं। माई एक्वेटेंस विद द बेयर फुट रैग पिकर्स लीड मी टू सीमापुरी, और उनकी जो एक्वेंटेंस मतलब है यहाँ पर जान पहचान, उनकी जो जान पहचान हो गई है ऐसे खुले पैरों वाले रैग पिकर बच्चों से। लीड्स मी टू सीमापुरी, वो उनको सीमापुरी ले जाती है। अ प्लेस ऑन द पेरीफेरी ऑफ दिल्ली येट माइल्स अवे फ्रॉम इट, और ये दिल्ली की जो पेरीफेरी यानी इर्द गिर्द का जो एरिया होता है, सबब जिसको हम कह सकते हैं, ऐसा एरिया है जहाँ पर ये रहते हैं। वैसे तो ये दिल्ली का ही एक हिस्सा कहा जाता है, लेकिन फिर भी दिल्ली से काफ़ी माइल्स ये दूर है। तो मेटाफोरिकली का मतलब है यहाँ पर सिम्बॉलिकली। दोज हु लिव हियर आर स्क्वेटर्स, और यहाँ जो रहते हैं वो सारे स्क्वेटर्स हैं, यानी कि निराश्रित लोग हैं, जो बाहर से आकर के जो लोग रहते हैं, जिनका कोई आश्रय नहीं होता है, ऐसे लोगों को हम स्क्वेटर्स कहेंगे। हु केम फ्रॉम बांग्लादेश बैक इन 1971, जो लोग 1971 में बांग्लादेश से यहाँ आके रहते थे, जब 1971 में पाकिस्तान से बांग्लादेश अलग हुआ तब की बात है। साहिब्स फैमिली इज़ अमॉन्ग देम, और साहिब यानी कि साहिब आलम जिस बच्चे का नाम था उसको शॉर्ट नेम में यहाँ पर साहिब करके बुलाती हैं ऑथर, तो साहिब्स फैमिली भी उनमें से एक थी। सीमापुरी वॉज देन अ वाइल्डरनेस, सीमापुरी जो था वो उस समय कैसा था, वाइल्डरनेस, यानी कि जहाँ कुछ मतलब जंगल जैसा ही था, एक खुला एरिया था जहाँ पर कोई इनहेबिटेंट्स नहीं थे, कोई रहने वाला नहीं था। इट स्टिल इज़, आज भी वैसा ही है, बट इट इज़ नो लॉन्गर एम्प्टी, लेकिन वो अभी एम्प्टी नहीं है, खाली नहीं है। इन स्ट्रक्चर्स ऑफ मड विथ रूफ्स ऑफ टिन एंड टारपोलिन डिवाइड ऑफ सीवेज ड्रेनेज और रनिंग वाटर लिव 10,000 रैग पिकर्स, और आज भी यहाँ पर स्ट्रक्चर्स ऑफ मड का मतलब है मिट्टी के घर, मिट्टी के घरों में जो टिन के रूफ यानी पतरे के और टारपुलिन के जो रूफ्स होते हैं
उसके नीचे ये लोग रहते हैं। डिवाइड ऑफ स्वेज, यानी कि वहाँ पर स्वेज की कोई फैसिलिटी नहीं है, वेस्टेज की कोई फैसिलिटी नहीं है, ड्रेनेज भी नहीं है, रनिंग वाटर की कोई व्यवस्था नहीं है, ड्रेनेज नहीं है। 10,000 रैग पिकर्स, यानी 10,000 लोग ऐसे रहते हैं कि जो कचरा चुनने वाले लोग हैं। दे हैव लिव्ड हियर फॉर मोर देन 30 ईयर्स, और 30 सालों से भी ज़्यादा समय से वो लोग वहाँ रह रहे हैं। विदाउट एन आइडेंटिटी, उनकी कोई आइडेंटिटी नहीं है। विदाउट परमिट्स, उन्होंने कोई परमिशंस नहीं लिए, उनके पास कोई परमिट्स नहीं है। बट विथ रेशन कार्ड्स, लेकिन उनके पास रेशन कार्ड्स हैं दैट गेट देयर नेम्स ऑन वोटर्स। लेकिन यहाँ पर उनके जो रेशन कार्ड्स है उसमें उनके नाम हैं, जिसके कारण वोटर लिस्ट में उनके नाम जो है वो आ जाते हैं ऑन वोटर्स लिस्ट, एंड एनेबल देम टू बाय ग्रेन, और कुछ अनाज जो है वो रेशन कार्ड के द्वारा उनको मिल जाता है। फूड इज़ मोर इम्पॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल देन एन आइडेंटिटी। और ये जो सेंटेंस है यहाँ पर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, समझने जैसा है, थोड़ा डीप सेंटेंस है कि जो खाना पीना यानी कि फूड, यानी कि जो अनाज है या तो खाना पीना जो है इज़ मोर इम्पॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल देन एन आइडेंटिटी। यानी कि जब तक पेट भूखा है, पेट में कुछ पड़ा नहीं है, तब तक आइडेंटिटी का कोई विचार नहीं करता। या तो सर्वाइवल के लिए आइडेंटिटी ज़रूरी नहीं है, लेकिन खाना पीना, रोटी कपड़ा होना ज़रूरी है। सबसे पहले तो रोटी होना ज़रूरी है यहाँ पर। If at the end of the day we can feed our families and go to bed without an aching stomach, we would rather live here than in the fields that gave us no grain, says a group of women in tattered saris. मतलब वहाँ पर जब ऑथर उस एरिया की मुलाकात लेने के लिए विज़िट करने जाती हैं तो कई सारी स्त्रियाँ जो हैं वो वहाँ पर इकट्ठा हुई है, उनसे वो बात कर रही है। तो वो स्त्रियाँ जो है वो उनको कह रही हैं कि अगर इफ़ एट द एंड ऑफ द डे, यानी कि जब दिन पूरा हो जाता है, जब रात होने को आती है और उस समय तक अगर हम हमारे फैमिली को फीड कर पाते हैं, उनको रोटी दे पाते हैं और चैन से सो पाते हैं, विदाउट एकिंग स्टमक, यानी कि पेट खाली न हो, पेट में कुछ पड़ा हो, रोटी पड़ी हो, ऐसी स्थिति में अगर हम सो पाते हैं, खाना पीना खा के सो पाते हैं, तो वो कह रही हैं कि वी वुड रादर लिव हियर देन इन द फील्ड्स दैट गिव अस नो ग्रेन। तो हम यहीं पर ही रहना पसंद करेंगे, उनसे दूर, यानी कि वो फील्ड्स, यानी कि बांग्लादेश में ढाका में उनके जो फील्ड्स थे जिनको उन्होंने ग्रेन नहीं दिया था, यानी कि तूफ़ानों के कारण उनके जो खेतर थे वो सब, उनके जो फार्म्स थे, उनके घर थे, वो तहस नहस हो गए थे। और उसी कारण वो लोग कह रहे हैं कि वहाँ रहने से तो अच्छा है कि जहाँ कोई अनाज नहीं उगता है या तो हमें अनाज नहीं मिलता है, ऐसी स्थितियों से तो बेहतर है कि हम यहाँ पर रैग पिकर्स का जो जीवन है वो बिताएं, क्योंकि यहाँ पर हम कम से कम अपना पेट तो पाल सकते हैं। ऐसा उन ग्रुप ऑफ वुमन ने, यानी कि जो औरतें वहाँ पर खड़ी थी, इन टैटर्ड साड़ीज़, यानी कि फटी हुई साड़ीज़ पहने हुए, उन्होंने कहा, व्हेन आई आस्क देम वाई दे लेफ्ट देयर ब्यूटीफुल लैंड ऑफ ग्रीन फील्ड्स एंड रिवर्स। जब ऑथर ने उनको पूछा था कि आपने इतने सुंदर अपनी ज़मीन और ग्रीन फील्ड्स यानी कि हरे भरे खेत और रिवर्स नदियों को क्यों छोड़ दिया, तो उसके जवाब में उन औरतों ने उनको ये जवाब दिया था, वेयर एवर दे फाइंड फूड, जहाँ भी उनको रोटी मिल जाती है, खाना मिल जाता है, दे पिच देयर टेंट्स दैट बिकम ट्रांजिट होम्स, तो जहाँ पर भी इनको खाना मिल जाता है वहाँ पर वो अपने टेंट्स लगा देते हैं। पिच का मतलब है यहाँ पर टेंट्स लगाना, तो टेंट्स लगा देते हैं और वो जो टेंट्स हैं वो ट्रांजिट होम्स बन जाते हैं। ट्रांजिट होम्स इसलिए बन जाते हैं कि जहाँ उनको रोटी मिलेगी वहाँ वो अपना घर लगा लेंगे, तो एक जगह से दूसरी जगह वो मतलब स्थलांतरित होते रहेंगे। चिल्ड्रन ग्रो अप इन देम, और वहाँ पर ही बच्चे जो हैं वो बड़े हो जाते हैं, बिकमिंग पार्टनर्स इन सर्वाइवल, और उनके इस जीवन को बचाए रखने का ये जो जुम्बेश है उसमें वो पार्टनर्स हो जाते हैं, भागीदार हो जाते हैं। एंड सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन्स रैग पिकिंग, और सीमापुरी में रह करके सर्वाइव करना उसका मतलब है कि रैग पिकिंग यानी कि कचरा चुनना। थ्रू द ईयर्स इट हैज़ एक्वायर्ड द प्रपोर्शंस ऑफ अ फाइन आर्ट, और क्योंकि उनको कई साल हो चुके हैं ये काम करते करते, तो ये जो काम है वो उनके जीवन में एक आर्ट बन गया है। ये भी एक आर्ट बन गई है कि कचरे में से किस प्रकार से काम की चीज़ें ढूंढ ली जाती है और उन चीज़ों को बेच करके वो अपनी रोटी कमा पाते हैं। गार्बेज टू देम इज़ गोल्ड, और ये जो कचरा है वो उनके लिए क्या है, गोल्ड है, यानी कि सोने के बराबर है, क्योंकि उससे ही तो उनको
रोटी मिलती है। इट इज़ देयर डेली ब्रेड, ये उनकी हर रोज़ की रोटी है। अ रूफ ओवर देयर हेड्स, उनके सर छुपाने का छत है। इवन इफ़ इट इज़ अ लीकिंग रूफ, भले ही फिर वो लीक हो रहा हो, यानी कि चौमासे में कभी बारिश के मौसम में कभी कभी पानी भी लीक होता है, लेकिन फिर भी उनके लिए सर छुपाने की ये जगह बन जाती है। और ये सब किस चीज़ के कारण बनता है? तो ये सब बनता है उनके रैग पिकिंग के कारण, कचरा चुनने के कारण। बट फॉर अ चाइल्ड इट इज़ इवन मोर, लेकिन एक बच्चे के लिए ये शायद उससे भी ज़्यादा मायने रखता है। किस तरीके से? आई समटाइम्स फाइंड अ रूपी इवन अ 10 रुपी नोट, साहिब से, साहिब कहता है कि कभी कभी मुझे 1 रुपया मिल जाता है, कभी कभी 10 रुपये का नोट भी मिल जाता है। हिज आइज़ लाइटिंग अप, और ऐसा कहते कहते उसकी आंखों में चमक आ जाती है, क्योंकि जब उसको 10 का नोट मिलता होगा या रुपया मिलता होगा तो वो खुश हो जाता होगा, क्योंकि उससे रोटी खरीदी जा सकती है। व्हेन यू कैन फाइंड अ सिल्वर कॉइन इन अ हीप ऑफ गार्बेज यू डोंट स्टॉप स्क्राउचिंग, मतलब जब भी आपको कचरे के ढेर में से एक सिल्वर कॉइन मिल जाता है तो आप, स्क्राउजिंग का मतलब है उसको, उस हंटिंग को, उस कचरे चुनने की प्रक्रिया को आप स्टॉप नहीं कर पाएंगे। फॉर देयर इज़ होप ऑफ फाइंडिंग मोर, क्योंकि आपको और भी ज़्यादा वहाँ से मिलने की एक उम्मीद, एक आशा आपको बंध जाती है, और भी मतलब जुस्से से, जोम से आप आत्मविश्वास के साथ ये काम और भी ज़्यादा करेंगे। इट सीम्स दैट फॉर चिल्ड्रन गार्बेज हैज़ अ मीनिंग डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इट मीन्स टू देयर पेरेंट्स, और इन सब बातों से ऐसा लगता है कि ये जो गार्बेज है वो, उसका मीनिंग बच्चों के लिए अपने पेरेंट्स से अलग है। फॉर द चिल्ड्रन इट इज़ रैप्ड इन वंडर, फॉर द एल्डर्स इट इज़ अ मीन्स ऑफ सर्वाइवल। और बच्चों के लिए ये जो गार्बेज चुनना है ये एक वंडर जैसा है, एक रहस्यमय है कि क्या रहस्य, क्या मतलब वो जब भी वो गार्बेज चुनते होंगे, कचरे के ढेर को इधर उधर करके उसमें से कोई चीज़ें निकालते होंगे, तो उनके लिए एक रहस्यमयी चीज़ है कि उसमें से कुछ निकलेगा, कुछ काम की चीज़ निकल जाएगी, कुछ पैसा नहीं मिलेगा उनको, या कुछ न कुछ चीज़ कि जो काम की हो वो उनको मिल जाएगी, इसलिए उनके लिए ये वंडर है। और फॉर द एल्डर्स इट इज़ अ मीन्स ऑफ सर्वाइवल, और जो एल्डर्स हैं उनके लिए सिर्फ और सिर्फ ये अपने जीवन को टिकाए रखने का एक साधन मात्र है। वन विंटर मॉर्निंग आई सी साहिब स्टैंडिंग बाय द फेंस्ड गेट ऑफ द नेबरहुड क्लब। एक विंटर मॉर्निंग को ऑथर ने साहिब को देखा था, तो वो एक नेबरहुड का, उनके आजू बाजू में कोई क्लब होगा, तो उस क्लब का जो फेंस्ड यानी कि बाड़ किया हुआ मतलब वो पूरा क्लब था, और उसके गेट के सामने उसके गेट के पास खड़े हुए पाया साहिब को। वॉचिंग 2 यंग मैन ड्रेस्ड इन वाइट प्लेइंग टेनिस, और वहाँ पर 2 यंग मैन थे जिन्होंने वाइट ड्रेस पहना हुआ था, और वो वहाँ क्या कर रहे थे? तो प्लेइंग टेनिस, यानी कि वो लोग वहाँ पर टेनिस खेल रहे थे। आई लाइक द गेम ही हम्स, यानी कि वो बच्चा है साहिब, वो कहता है कि ये जो गेम है वो मुझे पसंद है। कंटेंट टू वॉच इट स्टैंडिंग बिहाइंड द फेंस, और फेंस के पीछे खड़े रह करके उन लोगों को खेलते हुए देख करके ये कंटेंट हो जाता है, उसको संतोष मिलता है। वो कहता है आई गो इनसाइड व्हेन नो वन इज़ अराउंड, ही एडमिट्स, और उस बात का वो स्वीकार करता है कि जब आजू बाजू कोई नहीं होता है तो वो अंदर बाढ़ कूद करके अंदर चला जाता होगा। द गेट कीपर लेट्स मी यूज़ द स्विंग, और वहाँ पर जो स्विंग है उसका यूज़ करने देता है गेट कीपर, वहाँ का जो वॉचमैन है वो। साहिब टू इज़ वियरिंग टेनिस शूज़ दैट लुक स्ट्रेंज ओवर हिज डिसकलर्ड शर्ट एंड शॉर्ट्स, और साहिब ने भी टेनिस शूज़ पहने हुए हैं जो कहीं से उसको गार्बेज में से मिले होंगे, लेकिन वो स्ट्रेंज दिखते हैं काफ़ी, क्योंकि वो उसकी साइज़ के भी नहीं होंगे। और ओवर हिज डिसकलर्ड शर्ट एंड शॉर्ट्स, उसके जो डिसकलर्ड यानी कि एकदम डल हो चुके जो शर्ट है, शॉर्ट्स हैं, वो पहने हुए हैं, तो उसके साथ वो मैच नहीं करते हैं। समवन गेव देम टू मी ही सेज इन द मैनर ऑफ एन एक्सप्लेनेशन, जब उसने एक्सप्लेन किया ऑथर को कि ये शूज़ उसको कहाँ से मिले, तो उसने कहा कि किसी ने मुझे पहनने के लिए दिए थे। कि जिस प्रकार से हम गरीबों को शूज़ वगैरह या कपड़े वगैरह जो पुराने होते हैं वो जब जैसे हम देते हैं, तो उसी प्रकार से किसी ने उसको दिया होगा। द फैक्ट दैट दे आर डिस्कार्डेड शूज़ ऑफ सम रिच बॉय, और ये एक फैक्ट है, ये एक हकीकत है कि ये जो शूज़ है वो डिस्कार्डेड यानी कि निकाल दिए गए शूज़ हैं,
पुराने शूज़ हैं किसी रिच बॉय यानी किसी पैसे वाले लड़के के, who perhaps refused to wear them because of a hole in one of them, और शायद उसने उसको पहनना मना कर दिया होगा या तो पहनना नहीं चाहता होगा क्योंकि एक शूज़ में होल था। डज नॉट बोदर हिम, लेकिन इसको तो ये बोदर नहीं करता है। फॉर वन हु हैज़ वॉकड बेयर फुट इवन शूज़ विथ अ होल इन अ ड्रीम कम ट्रू, और जो व्यक्ति बेयर फीट चलता है यानी कि जिसके पहनने के लिए कोई शूज़ नहीं है और खुले पैरों जिसको अपना जीवन गुजारना है, उसको भले होल वाला तो होल वाला भी उनको ये शूज़ मिल गया है, तो उससे उसका जो ड्रीम है शूज़ पहनने का वो तो सच हो गया, सपना तो सच हो गया। बट द गेम ही इज़ वॉचिंग सो इंटेंटली इज़ आउट ऑफ हिज रीच, लेकिन जो गेम वो अभी देख रहा है उतने ही मतलब इच्छा से उसको खेलने की, लेकिन वो तो उसके रीच से, उसकी पहुंच से काफ़ी दूर है, बाहर है, क्योंकि ये तो वो कर ही नहीं सकता है। दिस मॉर्निंग साहिब इज़ ऑन हिज वे टू द मिल्क बूथ, और साहिब जो है वो एक मॉर्निंग जब ऑथर उनको मिलती है तो साहिब एक मिल्क बूथ के ऊपर जा रहा है जहाँ से दूध मिलता है। इन हिज हैंड इज़ अ स्टील कैनिस्टर, और उसके हाथ में एक स्टील का कैनिस्टर है, यानी कि स्टील का एक कैन है। आई नाउ वर्क इन अ टी स्टॉल डाउन द रोड, ही सेज, वो कह रहा है, कौन कह रहा है, साहिब कह रहा है कि अब वो क्या कर रहा है, अब वो रैक पिकिंग का काम नहीं कर रहा है, लेकिन अभी वो जो रोड के पास एक टी स्टॉल है, चाय की दुकान है, उसमें वो काम करता है। पॉइंटिंग इन द डिस्टेंस, काफ़ी दूर पॉइंट करते हुए। आई एम पेड 800 रुपीज़ एंड ऑल माई मिल्स, और वहाँ पर उसको क्या मिलता है, तो 800 रुपये पर महीना, यानी कि हर महीने का उसको पगार मिलता है और खाना पीना भी उसको मिलता है वहाँ पर। डज़ ही लाइक द जॉब, आई आस्क, ऑथर ने उसको पूछा कि क्या तुम ये जो जॉब है जो तुम कर रहे हो वो तुम्हें पसंद है। हिज फेस आई सी हैज़ लॉस्ट द केयर फ्री लुक, लेकिन जब ये क्वेश्चन पूछने के बाद ऑथर ने उसके फेस के ऊपर देखा तो उसका जो फेस था, जो पहले केयर फ्री हुआ करता था, वो लॉस्ट हो चुका है, यानी कि एक थोड़ा सा बॉदरेशन, क्योंकि भले छोटा तो छोटा, लेकिन अपना खुद का बिजनेस, खुद का जो काम है वो व्यक्ति को मेंटली फ्री रखता है, क्योंकि अपने टाइम पर और अपने समय पर और अपने तरीके से व्यक्ति काम कर सकता है। लेकिन ये तो नौकरी है, तो नौकरी में एक चिंता और एक बॉदरेशन व्यक्ति के दिमाग पर आ ही जाता है। द स्टील कैनिस्टर सीम्स हैवियर देन द प्लास्टिक बैग ही वुड कैरी सो लाइटली ओवर हिज शोल्डर, और ये जो स्टील कैनिस्टर है जो उसने अपने हाथ में पकड़े रखा है वो हैवियर है उस बैग से। कौन सी बैग से, तो जिस बैग में वो अपना कचरा कूड़ा भरते थे उस बैग से तो ये काफ़ी भारी है। तो यहाँ पर ऑथर का कहने का मतलब ये है कि कैनिस्टर उसके हाथ में आ गया, मतलब उसने अपना जो जीवन है वो किसी और को 800 रुपये और 2 वक्त के खाने पीने के लिए किसी को अपना जीवन जो है वो दे दिया है। अब वो अपने काम करने के लिए स्वतंत्र नहीं है और इसीलिए जिम्मेवारी उसके सर पर आ गई है, और इसीलिए ये जो कैनिस्टर है वो काफ़ी वज़नदार है, भारी है, और उसका जो बैग था, जो प्लास्टिक बैग की, जो फ्रीली वो उठा करके इधर उधर घूमता रहता था और अपने हिसाब से वो काम करता रहता था। तो यहाँ पर 2 चीज़ों का मूल्यांकन किया गया है, एक कैनिस्टर का यानी कि वो जो कैन है दूध का उसका, और जो बैग जो अपने शोल्डर पर लगाए हुए घूमता था उसका यहाँ पर मूल्यांकन किया गया है। जो बैग है अपने शोल्डर पर वो प्रतीक है उसकी फ्रीडम का, और ये जो कैनिस्टर है, कैन है दूध का, वो उसकी स्वतंत्रता छीन गई है उसका प्रतीक है। द बैग वॉज हिज, क्योंकि बैग उसका था। द कैनिस्टर बिलोंग्स टू द मैन हु ओन्स द टी शॉप, यानी कि जो कैनिस्टर है वो दूसरे व्यक्ति का है, वो उसका नहीं है, क्योंकि वो अब किसी और के लिए काम कर रहा है, पहले वो अपने लिए काम करता था। साहिब इज़ नो लॉन्गर हिज ऑन मास्टर, अब जो साहिब है वो अपना खुद का मास्टर नहीं रहा है, वो किसी और का मतलब कामदार बन चुका है। तो ये एक एक्सेप्ट था। अब दूसरा एक्सेप्ट जो है वो यहाँ पर हम देखेंगे। आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार, मुकेश इंसिस्ट ऑन बीइंग हिज ऑन मास्टर। आई विल बी अ मोटर मैकेनिक ही अनाउंसेस, मतलब दूसरा, अब ये साहिब की बात जो है वो यहाँ पर पूरी हो जाती है। अब नया एक लड़का है मुकेश करके, उससे जब ऑथर बात करती है तो वो कह रहा है कि आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार, मुझे कार चलाना सीखना है, मुझे कार का ड्राइवर बनना है। मुकेश जो है वो इंसिस्ट करता है इस बात को कि वो अपने खुद का मास्टर बनना चाहता है कार चला के। आई विल बी अ मोटर मैकेनिक
ही अनाउंसेस, वो कहता है कि मैं एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूँ। डू यू नो एनीथिंग अबाउट कार्स? आई आस्क, ऑथर ने उसको पूछा कि क्या तुम कार्स के बारे में कुछ जानते हो? आई विल लर्न टू ड्राइव अ कार, उसने कह लिया कि मैं कार चलाना सीख जाऊंगा। ही आंसर्स लुकिंग स्ट्रेट इनटू माई आईज, स्ट्रेटली यानी कि कॉन्फिडेंस के साथ, लुकिंग स्ट्रेट इनटू समवंस आई, उसका मतलब है कि कॉन्फिडेंस के साथ बोलना, कॉन्फिडेंस के साथ कुछ भी बात जो है अपनी बात को रखना। तो उस बच्चे ने यानी कि मुकेश ने उनको कहा कि मैं ज़रूर सीख जाऊंगा। ही ड्रीम्स लूम्स लाइक a mirage amidst the dust of streets that fill his town फिरोज़ाबाद। और वो ड्रीम करता है, किस प्रकार का ड्रीम करता है? मायरेज, मायरेज का मतलब है यहाँ पर मृग जल, यानी कि जल होने का आभास होता है लेकिन वो हकीकत में वहाँ जल नहीं होता है। तो ऐसा ही आभास ये ड्रीम जो है उसका है, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। लूम्स का मतलब है यहाँ पर होवर और ओवरहैंगिंग, मतलब वो जो उसका जो सपना है वो सपना उसका कैसा है? तो कार चलाने का सपना है, लेकिन ये सपना उसका शायद पूरा नहीं होगा, ऐसा ऑथर का अनुमान है या तो ऑथर का ऐसा मानना है। क्यों? क्योंकि वो इतनी गरीबी में जी रहा है कि उतनी गरीबी में वो जो काम कर रहा होगा अभी वही काम उसको करना पड़ेगा और शायद वहाँ पर वो पहुँच नहीं पा सकता है, ऐसा उनका मानना है। और इसीलिए वो कह रही है अमिड्स द डस्ट ऑफ स्ट्रीट्स दैट फिल हिज टाउन फिरोज़ाबाद। फिरोज़ाबाद जो है वहाँ का ये लड़का है और फिरोज़ाबाद की ये बात हो रही है। फेमस फॉर इट्स बेंगल्स, और फिरोज़ाबाद जो है वो अपने बेंगल्स के लिए जाना जाता है, यानी कि चूड़ियों के लिए जाना जाता है। एवरी अदर फैमिली इन फिरोज़ाबाद इज़ एंगेज्ड इन मेकिंग बेंगल्स, और हर फैमिली, जितने भी फैमिलीज़ है उसमें से हर दूसरा फैमिली, हर दूसरा कुटुंब जो है वो ये बेंगल्स बनाने के धंधे में जुटा हुआ है। It is the center of India's glass blowing industry where families have spent generations working around furnaces। मतलब ये जो फिरोज़ाबाद है वो सेंटर है ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री का, यानी कि ग्लास इंडस्ट्री का, जिसमें से कांच की चूड़ियाँ बनती है। वेयर फैमिलीज़ हैव स्पेंट जनरेशंस, वहाँ जो फैमिलीज़ रहते हैं उन्होंने अपनी पीढ़ियाँ, मतलब वहाँ पर पीढ़ियाँ की पीढ़ियाँ चली गई है वर्किंग अराउंड फर्नेसिस। फर्नेसिस का मतलब है यहाँ पर भट्टियाँ, जो कि कांच को गर्म करके उसमें से उस कांच को अलग अलग आकार दिए जाते हैं। तो वो कांच गर्म करने वाली जो भट्टियाँ होती है उसे हम कहेंगे फर्नेसिस। वेल्डिंग ग्लास यानी कि ग्लास को जोड़ना, वेल्ड करना। मेकिंग बेंगल्स फॉर ऑल द वुमन इन द लैंड इट सिम्स, और ऐसा माना जाता है और ऐसा लगता है कि शायद पूरे वर्ल्ड, पूरी जो दुनिया है उसकी सभी दुनिया की सभी महिलाओं के जो बैंगल्स है, चूड़ियाँ है, वो यहीं पर ही बनते हैं। इसका मतलब ये है कि इतनी ज़्यादा मात्रा में यहाँ पर चूड़ियाँ बनती है कि ऐसा मतलब हम मान सकते हैं कि जहाँ भी आप देखो वहाँ पर चूड़ियाँ बनाने के कारखाने ही कारखाने हैं, और उन कारखानों में ये मुकेश जैसे बच्चे और उनके फैमिली जैसे लोग जो है वो काम करते रहते हैं। मुकेश इस फैमिली इज़ ऑल अमॉन्ग देम, और मुकेश का जो फैमिली है, कुटुंब है, वो इन सभी फैमिलीज़ में से एक है। नन ऑफ देम नो दैट इट इज़ इलीगल फॉर चिल्ड्रन लाइक हिम टू वर्क इन द ग्लास फर्नेसिस विथ हाई टेम्परेचर्स। मतलब लेकिन यहाँ पर इन सभी नॉर्म्स, जो रूल्स हैं, जो कायदे कानून हैं, उनसे ये लोग अनजान हैं कि छोटे बच्चे जो हैं वो इस प्रकार की फर्नेसिस में, यानी कि जहाँ पर हाई टेम्परेचर वाली भट्टियाँ होती है वहाँ पर काम करना इन बच्चों के लिए बैन है, वो काम नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिर भी ये बच्चे वहाँ पर काम करते हैं। इन डिंगी सेल्स विदाउट एयर एंड लाइट। डिंगी सेल्स का मतलब है डार्क सेल्स, यानी डार्क रूम्स, कि जो अंधेरी जो गलियाँ हैं, अंधेरे जो रूम है, वहाँ पर विदाउट एयर एंड लाइट, जहाँ हवा और प्रकाश की उतनी ज़्यादा सुविधा नहीं है, ऐसे अंधेरे कमरों में उन लोगों को वहाँ पर काम करना होता है। That the law, if enforced, could get him and all those 20,000 children out of the hot furnaces where they slog their daylight hours। मतलब अगर इस लॉ को, पहले से ही हमारे भारत में ये कानून तो है ही कि छोटे बच्चों को किसी भी इंडस्ट्रीज़ में, किसी भी कारखानों में काम पे नहीं रखा जाता है, लेकिन अगर इस लॉ को पूरी तरह से अगर एनफोर्स किया जाए, उसको लगाया जाए, तो हो सकता है कि ये 20,000 बच्चे जो यहाँ पर इन फर्नेसिस में काम कर रहे हैं, इन कारखानों में काम कर रहे हैं, उनको बाहर निकाला जा सकता है। हॉट फर्नेसिस वेयर दे स्लॉग देयर डे लाइट आवर्स, वो अपने
जितने भी दिन के जो समय होता है वो पूरा समय, स्लॉग माने टॉयल यानी कि लेबर यानी संघर्ष करना, यहाँ काम करने से मतलब है स्लॉग का। तो जो लेबर वो कर रहे हैं, ऑफन लूजिंग द ब्राइटनेस ऑफ देयर आइज़, वो लोग अपनी जो ब्राइटनेस है आँखों की, जो रोशनी है उसको भी वो गंवा देते हैं कुछ समय के बाद। यानी कि 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल काम करते करते वो ब्लाइंड भी हो सकते हैं। इतनी भयानक ये स्थितियां हैं उनके जीवन में। मुकेश आईज बीम एज ही वॉलंटियर्स टू टेक मी होम, और मुकेश जो है उसकी आंखें चमक रही थी क्योंकि वो उनको अपने ऑथर को अपने घर ले जा रहा था, क्योंकि ऑथर जो है वहाँ का जायज़ा लेने के लिए, वहाँ कुछ जानने के लिए गए हैं। विच ही प्राउडली सेज इज़ बीइंग रिबिल्ट, और वो कह रहा था कि हमारा जो घर है उसको अब रिबिल्ट यानी कि यहाँ पर रिनोवेट किया गया है। वी वॉक डाउन स्टिंकिंग लेन्स चॉकड विथ गार्बेज, और वो वहाँ से चल के जा रहे थे उनके घर की ओर, लेकिन स्टिंकिंग लेन्स यानी कि स्ट्रेंच गलियारे जो होते हैं, छोटी छोटी जो लेन्स होती है, छोटे छोटे जो गलियारे होते हैं जहाँ से वो गुजर रहे थे, चॉकड विथ गार्बेज, और जहाँ पर कचरा कूड़ा सब पड़ा हुआ है। पास्ट होम्स दैट रिमेन होवेल्स विथ क्रम्बलिंग वॉल्स, और जो जो घर वहाँ पर उन्होंने देखे, जो झोंपड़े वगैरह उन्होंने वहाँ पर देखे, होवेल्स माने कि हट्स होते हैं, तो क्रम्बलिंग वॉल्स जिनकी दीवारें जो है क्रम्बलिंग यानी कि टूटी हुई है, और वोबली डोर्स, और जो डोर्स हैं वो कैसे हैं, तो मतलब हिलते हुए डोर्स वहाँ पर है कि जो टिके हुए हैं खाली। नो विंडोज़ क्राउडेड विथ फैमिलीज ऑफ ह्यूमंस एंड एनिमल्स को एग्जिस्टिंग इन अ प्रीमिवल स्टेट, और वहाँ पर विंडोज़ नहीं है और फैमिलीज़ बहुत ज़्यादा मात्रा में लोग वहाँ पर क्राउडेड फॉर्म में रह रहे हैं। ह्यूमंस एंड एनिमल्स को एग्जिस्टिंग, और वहाँ पर पशु और मैन ह्यूमन जो है, ह्यूमन बींग्स यानी कि मानव जात दोनों साथ में को एग्जिस्ट करते हुए रह रहे हैं। इन अ प्रीमिवल स्टेट, जैसे कि प्रिमिटिव स्थिति में रहते हो, जैसे कि पुरातन स्थिति में रहते हो, उसी स्थिति में वो वहाँ पर रह रहे हैं। ही स्टॉप्स एट द डोर ऑफ वन सच हाउस, और इसी प्रकार के एक घर के आगे, घर के दरवाजे के आगे वो वहाँ खड़ा हो जाता है। बैंग्स अ वोबली आयरन डोर विथ हिज फुट, अपने पैरों से उसने वोबली आयरन डोर मतलब हिलता हुआ जो दरवाज़ा था उसको अपने पैरों से उसने अपने पैरों से धक्का दिया। एंड पुशिस इट ओपन, और उसको खोला। वी एंटर अ हाफ बिल्ट शेक, और वो आधा बना हुआ शेक यानी कि हट है उसमें वो एंट्री करते हैं। इन वन पार्ट ऑफ इट, और इसके एक पार्ट में थैचेड विथ डेड ग्रास, मतलब डेड ग्रास वहाँ पर उसका ढेर बनाया हुआ है, वहाँ पर रखा हुआ है। इज़ अ फायरवुड स्टव ओवर विच सिट्स अ लार्ज वेसल ऑफ सिजलिंग स्पिनेच लीव्स, और वहाँ पर एक फायरवुड स्टव चूल्हा है जिसके ऊपर एक बड़ा सा वेसल है जिसमें स्पिनेच लीव्स यानी कि पालक के जो लीव्स है वो उबल रहे थे। ऑन द ग्राउंड इन लार्ज एल्यूमिनियम प्लेटर्स, और ग्राउंड के ऊपर उन्होंने देखा तो बड़े बड़े जो एल्यूमिनियम के जो प्लेटर्स होते हैं उसके ऊपर आर मोर चॉप्ड वेजिटेबल्स, कई सारे कटे हुए वेजिटेबल्स उसमें पड़े थे। अ फ्रेल यंग वुमन इज़ कुकिंग द इवनिंग मील फॉर द होल फैमिली। फ्रेल का मतलब है यहाँ पर वीक, डेलिकेट, यानी कि जो दुबली पतली एक यंग वुमन थी जो कि अपने पूरे फैमिली के लिए इवनिंग मील बना रही थी। थ्रू आइज फिल्ड विथ स्मोक शी स्माइल्स, और उसकी जो आंखें थी वो स्मोक से भरी हुई थी और उसने उनको स्माइल किया। शी इज़ द वाइफ ऑफ मुकेश एल्डर ब्रदर, और वो जो है वो औरत वो मुकेश के जो बड़ा भाई है उसकी बीवी थी, उसकी वो वाइफ थी। नॉट मच ओल्डर इन ईयर्स शी हैज़ बिगन टू कमांड रिस्पेक्ट एज द बहू, और उसकी आयु भी काफ़ी कम थी क्योंकि बहुत ही छोटी आयु में उनकी शादी हो चुकी होगी, और इसीलिए वो नॉट मच ओल्डर इन ईयर्स यानी कि काफ़ी बड़ी नहीं है। शी हैज़ बिगन टू कमांड रिस्पेक्ट एज द बहू, और उसको बहू का सम्मान, फैमिली की बहू का सम्मान उसको मिल चुका था। द डॉटर इन लॉ ऑफ द हाउस, उस घर की वो डॉटर इन लॉ थी यानी कि वो बहू थी। ऑलरेडी इन चार्ज ऑफ 3 men, हर हस्बैंड मुकेश एंड देयर फादर, मतलब 3 आदमियों को, 3 व्यक्तियों को वो वहाँ पर संभालती थी, लुक आफ्टर करती थी। वो था उसका एक पति मुकेश का बड़ा भाई, दूसरा था मुकेश, और उन दोनों का फादर जो थे उन तीनों को वो देखती थी। When the older man enters, जब वो बूढ़ा आदमी अंदर एंटर होता है, she gently withdraws behind the broken wall, वो तुरंत ही एक टूटी हुई दीवार के पीछे चली जाती है। And brings her veil
क्लोजर टू हर फेस, और उसने अपना जो घूंघट है उसको अपने फेस के ऊपर लगा लिया। एज कस्टम डिमांड्स, जिस प्रकार से रीति रिवाज होते हैं उस रीति रिवाजों का सम्मान रखना पड़ता है, इसीलिए क्योंकि बड़े आते हैं तो उनके सम्मान में घूंघट जो है वो पहन लिया जाता है। डॉटर्स इन लॉ मस्ट वेल देयर फेसिस बिफोर द मेल एल्डर्स, मतलब जो बड़े पुरुष होते हैं घर के, उनके सामने डॉटर्स इन लॉ यानी कि घर की जो बहुएं होती है उनको क्या करना पड़ता है, तो उनको घूंघट अपने घूंघट से अपने चेहरे को ढक लेना पड़ता है। इन दिस केस द एल्डर इज़ एन इम्पॉवरिश्ड बेंगल मेकर, और ये जो एल्डर था, जो बूढ़ा आदमी जो आया था, वो उस औरत का ससुर था, और वो इम्पॉवरिश बेंगल मेकर, इम्पॉवरिश का मतलब है यहाँ पर पुअर, यानी कि वो बेंगल मेकर था, लेकिन कैसा बेंगल मेकर था, चूड़ियाँ बनाने वाला, गरीब चूड़ियाँ बनाने वाला था। डिस्पाइट लॉन्ग ईयर्स ऑफ हार्ड लेबर, कई सारे वर्षों के सख्त मेहनत के बाद, फर्स्ट एज अ टेलर देन बेंगल मेकर, पहले एज अ टेलर काम किया होगा उसने और उसके बाद फिर बेंगल मेकर के तौर पर उसने काम किया होगा। ही हैज़ फेल्ड टू रिनोवेट अ हाउस, लेकिन वो अपने घर को भी कम से कम वो रिनोवेट नहीं कर पाया था। सेंड हिज 2 सन्स टू स्कूल, और वो अपने दोनों बच्चों को स्कूल भी नहीं भेज पाया था, इतनी गरीबाई उसको थी। ऑल ही हैज़ मैनेज्ड टू डू इज़ टीच देम व्हाट ही नोज़, और वो सिर्फ इतना ही कर पाया कि जो वो कला जानता है उसी कला में उन अपने दोनों बच्चों को भी उसने डाल दिया। वो कला थी द आर्ट ऑफ मेकिंग बेंगल्स, यानी कि चूड़ियाँ बनाने की कला। इट इज़ हिज कर्म हिज डेस्टिनी सेज मुकेश इज ग्रैंड मदर, मुकेश ने ग्रैंड मदर जो थी उसने उनको बताया कि ये जो है वो उनका कर्म है, यानी कि उनका डेस्टिनी यानी कि उनका भाग्य है, उनके भाग्य में जो लिखा है, क्योंकि वो भाग्य को ज़्यादा मानते हैं, इसलिए मानते हैं क्योंकि उनके पास ऐसी कोई परिस्थितियाँ ही नहीं है कि जिन स्थितियों को वो यूज़ करके अपने आप को डेवलप कर सके, प्रोग्रेस कर सके और अपना जो लाइफ का जो लेवल है उसको वो आगे ले जा सके, और इसीलिए वो सारा कुछ जो भी दोष होता है वो अपने कर्मों पर छोड़ देते हैं। Who has watched her own husband go blind with the dust from polishing the glass of bangles, कि जिसका पति था, उस औरत का जो पति रहा होगा पहले, वो ब्लाइंड हो चुका था, ब्लाइंड हो गया था। क्यों? क्योंकि जो ग्लास बैंगल्स बनाते बनाते, कांच की चूड़ियाँ बनाते बनाते, उनको पॉलिश करते करते उसकी डस्ट उसकी आंखों में जाने के कारण, कम रोशनी में काम करने के कारण वो पूरा ब्लाइंड हो चुका था। कैन अ गॉड गिवन लाइनेज एवर बी ब्रोकन, शी इम्प्लाइज, वो कह रही है कि कैन अ गॉड गिवन लाइनेज एवर बी ब्रोकन, मतलब इस प्रकार की जो लाइनेज है, इस प्रकार का जो हेरिटेज है वो शायद टूटेगा नहीं, वो ऐसा ही चलता रहेगा। बॉर्न इन द कास्ट ऑफ बेंगल मेकर्स, क्योंकि वो बेंगल मेकर्स की जाति में जन्म ले चुके हैं, इसलिए उनको जीवन भर पीढ़ी दर पीढ़ी यही काम करते रहना है। दे हैव सीन नथिंग बट बेंगल्स, उन्होंने अपने जीवन में बेंगल्स के अलावा और कुछ भी नहीं देखा। इन द हाउस, इन द यार्ड, इन एवरी अदर हाउस, मतलब हर घर में, हर यार्ड में, उनके घर में, सब जगह पर। एवरी अदर यार्ड, एवरी स्ट्रीट इन फिरोज़ाबाद, हर फिरोज़ाबाद की हर स्ट्रीट में सिर्फ और सिर्फ क्या दिखाई पड़ता है? बेंगल्स, नथिंग बट बेंगल्स, यानी कि और कुछ नहीं लेकिन बेंगल्स और बेंगल्स ही दिखाई पड़ते हैं। स्पाइरल्स ऑफ बेंगल्स, बेंगल्स के जो स्पाइरल्स है वो उनको दिखाई पड़ते हैं। सनी गोल्ड, पेडी ग्रीन, रॉयल ब्लू, पिंक, पर्पल, एवरी कलर बॉर्न आउट ऑफ द 7 कलर्स ऑफ द रेनबो, मतलब रेनबो के जितने भी कलर हैं वो सारे के सारे कलर्स यहाँ पर सनी गोल्ड, पेडी ग्रीन, रॉयल ब्लू, पिंक, पर्पल, हर कलर की चूड़ियाँ वहाँ पर बनती हैं। बॉर्न आउट ऑफ द 7 कलर्स ऑफ द रेनबो, लाई इन माउंड्स इन अनकेम्प्ड यार्ड्स, माउंड्स यानी कि हिप्स, ढेरों में पड़े हैं वहाँ पर बेंगल्स। इन अनकेम्प्ड यार्ड्स, अनटाइडी, अनकेम्प्ड का मतलब है कि अनटाइडी, यानी कि यार्ड्स जितने भी है वहाँ पर ये सारी चीज़ें इधर उधर बिखरी पड़ी हैं। आर पाइल्ड ऑन 4 व्हील्ड हैंड कार्ट्स, 4 व्हील्ड हैंड कार्ट्स जो हाथ लारियाँ होती है उसके ऊपर भी उसको ढेर किया गया है लाने ले जाने के लिए। पुश्ड बाय यंग मैन अलॉन्ग द नैरो लेन्स, और जो यंग मैन है उसको इधर से उधर ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं नैरो लेन से, उन पतले गलियारों से। ऑफ द शेंटी टाउन, मतलब शेंटी टाउन का, शेंटी से यहाँ पर मतलब है अगली टाउन, यानी कि कचरे कूड़े वाला टाउन। एंड इन डार्क हटमेंट्स नेक्स्ट टू लाइन्स ऑफ फ्लेम्स ऑफ फ्लिकरिंग ऑयल लैम्प्स, और हर हटमेंट्स में, हर झोपड़े में फ्लिकरिंग ऑयल लैम्प्स, तेल के जो लैम्प्स हैं, दिए जल रहे हैं।
सिट बॉयज़ एंड गर्ल्स विद देयर फादर्स एंड मदर्स, और जो बच्चे हैं चिल्ड्रन है अपने माता पिता के साथ वहाँ बैठे हुए हैं अपने घरों में। वेल्डिंग पीसीस ऑफ कलर्ड ग्लास, और जो रंग बिरंगी जो कांच है उसको उसके टुकड़ों को वो वेल्ड कर रहे हैं, गरम कर करके उसको एक दूसरे से जोड़ रहे हैं इनटू सर्कल्स ऑफ बैंगल्स, और उसमें से वो क्या बना रहे हैं, चूड़ियाँ, यानी कि गोल गोल आकार की वो चूड़ियाँ बना रहे हैं। देयर आइज़ आर मोर एडजस्टेड, उसकी जो उनकी जो आँखें हैं वो कैसी हैं, मोर एडजस्टेड टू द डार्क देन टू लाइट आउटसाइड, यानी कि उनकी आँखें डार्क की आदी हो गई हैं, उनको लाइट से ज़्यादा अंधेरों में ही ज़्यादा दिखाई पड़ता है, ऐसी उनकी आंखें एडजस्ट हो गई हैं। दैट इज़ वाई दे ऑफन एंड अप लूजिंग देयर आई साइट बिफोर दे बिकम अडल्ट्स, और जब वो प्राउड होने को आते हैं, बूढ़े होने को आते हैं, उससे पहले ही उनकी जो आंखें हैं उनकी आई साइट से वो या तो कमज़ोर हो जाती हैं या तो पूरी तरह से ब्लाइंड हो जाते हैं, अंधे हो जाते हैं। सविता अ यंग गर्ल इन अ ड्रेब पिंक ड्रेस, सविता जो है वो यंग गर्ल है और ड्रेब पिंक ड्रेस, ड्रेब का मतलब है यहाँ पर डल यानी कि फिक्का, पिंक ड्रेस जिसका कलर उड़ चुका है ऐसा ड्रेस उसने पहना हुआ है। सिट्स अलॉन्ग साइड एन एल्डरली वुमन, और वो एल्डरली वुमन है उसके बाजू में वो बैठी हुई है। सोल्डरिंग पीसीस ऑफ ग्लास, और वो क्या कर रहे हैं, तो वो ग्लास के टुकड़ों को सोल्डर कर रहे हैं, उनको जोड़ रहे हैं। एज हर हैंड्स मूव मैकेनिकली लाइक द टंग्स ऑफ अ मशीन, और उनके जो हाथ है वो मैकेनिकली चलते हैं, जैसे कि मशीन जिस प्रकार से मशीन के जो पार्ट्स होते हैं वो चलते हैं उसी प्रकार से उनके हाथ चलते हैं। क्यों ऐसा है, क्योंकि कई सालों का जो उनका अनुभव है, तो ये काम करने में उनको इतनी महारत है, उतनी कला हासिल है कि वो फटाफट वो जो काम है वो मशीन की तरह करते हैं। कहने का तात्पर्य यहाँ पर ये है। आई वॉन्डर इफ़ शी नोज़ द सेंक्टिटी ऑफ द बेंगल्स शी हेल्प्स मेक, और इनको एक वंडर होता है ऑथर को, क्या वंडर होता है, इफ़ शी नोज़ द सेंक्टिटी, सेंक्टिटी मतलब होलीनेस ऑफ द बेंगल्स शी हेल्प्स मेक, मतलब जो बेंगल्स वो बना रही है उसकी जो सेंक्टिटी है, उसकी होलीनेस है, उसकी पवित्रता है, उसके बारे में अगर उनको पता होता। इट सिम्बोलाइजेज एन इंडियन वुमन सुहाग, ये जो चूड़ियाँ है वो भारतीय स्त्री का सुहाग सिम्बोलाइज करती है, क्योंकि ये सुहाग की निशानियाँ हैं। चूड़ियाँ पहनना और नाक में नथनी या तो चूनी पहनना, ईयर रिंग्स पहनना और हाथों में चूड़ियाँ पहनना, ये सब जो चीज़ें हैं वो सब क्या है, वो सुहाग की निशानी होती है। मतलब अपने हस्बैंड के प्रति मान सम्मान होता है, ऑस्पिशियसनेस इन मैरिज, और जो मैरिजेज होते हैं, जो लग्न होते हैं, जो शादियाँ होती है उसकी एक पवित्रता दिखाती है। इट विल डाउन ऑन हर सडनली वन डे व्हेन हर हेड इज़ ड्रेप्ड विथ अ रेड वेल, और एक दिन ऐसा उनके जीवन में भी होगा, सडनली क्या होगा, तो जब उनका जो चेहरा है वो रेड वेल से यानी कि लाल घूंघट से उठा दिया जाएगा। हर हैंड्स डाइड रेड विथ हिना, और उनके जो हाथ हैं उनके ऊपर मेहंदी लगा दी जाएगी। हिना का मतलब है यहाँ पर मेहंदी। एंड रेड बैंगल्स रोल्ड ऑन टू हर रिस्ट, और उनकी जो कलाइयाँ हैं, उनकी जो हाथ है, हाथों की कलाइयाँ है उसमें चूड़ियाँ पहना दी जाएगी। शी विल देन बिकम अ ब्राइड, और उस समय वो क्या बन जाएगी, ब्राइड, यानी कि वो एक लग्न करने के लिए, शादी करने के लिए तैयार एक कन्या हो जाएगी। लाइक द ओल्ड वुमन बिसाइड हर हु बिकेम वन मैनी ईयर्स एगो, और उसी प्रकार जिस प्रकार उसके बाजू में जो वुमन बैठी है, जो बूढ़ी औरत है, जो कई सालों पहले उसी प्रकार से वो दुल्हन बनी थी, ब्राइड बनी थी, उसी प्रकार इस लड़की की भी बारी आ जाएगी और वो भी क्या हो जाएगी, दुल्हन बन जाएगी। शी स्टिल हैज़ बैंगल्स ऑन हर रिस्ट, और आज भी वो जो औरत है उनके हाथों में चूड़ियाँ पहनी हुई है, उनकी जो रिस्ट है, कलाइयाँ हैं, उसमें चूड़ियाँ पहनी हुई है। बट नो लाइट इन हर आइज़, लेकिन उनकी आंखों में रोशनी नहीं है। एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया। शी सेज, वो औरत कहती है कि अपने पूरे जीवन में उन्होंने एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया। शेर भर खाने का मतलब है पेट भर के खाना नहीं खाया। शेर एक्चुअली 500 ग्राम होता है, लेकिन यहाँ पर शेर का तात्पर्य 500 ग्राम से ऐसा तात्पर्य है कि पेट भर के उन्होंने खाना भी नहीं खाया है। इन अ वॉइस ड्रेन्ड ऑफ जॉय, शी हैज़ नॉट एन्जॉयड इवन वन फुल मील इन हर एंटायर लाइफ टाइम। ये जो हिंदी में यहाँ बताया गया है उसका ट्रांसलेशन है इन इंग्लिश कि अपने जीवन में उन्होंने फुल मील
पूरे जीवन में कभी भी खाया नहीं है। दैट्स वॉट शी हैज़ रीप्ड, और इसके लिए ही मतलब पूरे जीवन में जो वो कमाए, रीप का मतलब है यहाँ पर अर्निंग यानी कमाना, तो पूरे जीवन में उन्होंने अपनी जो कमाई की है वो कमाई इतनी भी नहीं थी कि वो पूरा पेट भर के खाना खा सके। हर हस्बैंड एन ओल्ड मैन विथ फ्लोइंग बियर्ड सेज, उसका जो पति था जिसकी जो दाढ़ी थी, बियर्ड थी, वो फ्लोइंग हो रही थी। आई नो नथिंग एक्सेप्ट बेंगल्स, वो कह रहा है कि मैंने बेंगल्स के अलावा अपने जीवन में और कुछ भी नहीं जाना है। ऑल आई हैव डन इज़ मेक अ हाउस फॉर द फैमिली टू लिव इन, मैंने अपने जीवन में सिर्फ एक ही काम कर पाया हूँ कि जो हर व्यक्ति नहीं कर पाता है, कि अपने पूरे फैमिली के रहने के लिए मैंने एक छोटा सा घर बनाया है। हियरिंग हिम वन वंडर्स इफ़ ही हैज़ अचीव्ड वॉट मैनी हैव फेल्ड इन देयर लाइफ टाइम ही हैज़ अ रूफ ओवर हिज हेड, मतलब ये सुनते एक वंडर एक अद्भुत फीलिंग आती है कि अपने जीवन में ये सिर्फ जो सारे लोग नहीं कर पाते हैं, सारे लोग फेल हो जाते हैं ये करने के लिए अपने जीवन में, वो उसने यहाँ पर किया था। ही हैज़ अ रूफ ओवर हिज हेड, और वो क्या था, उसके सर पर एक छत था, यानी कि एक छोटा सा झोंपड़ा यानी कि घर वो बना पाया था। द क्राई ऑफ नॉट हैविंग मनी टू डू एनीथिंग एक्सेप्ट कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ मेकिंग बेंगल्स, और ये एक चीख थी, नॉट हैविंग मनी टू डू एनीथिंग एक्सेप्ट कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ मेकिंग बेंगल्स, यानी कि बेंगल्स बनाने का जो बिज़नेस था वही उसी बिज़नेस को वो आगे कैरी कर पाते थे, उसके अलावा अपने जीवन में वो कुछ नहीं कर पाते थे। नॉट इवन इनफ टू ईट रिंग्स इन एवरी होम, और पूरे सभी लोगों के घर में खाना भी पूरी तरह से उनको नहीं मिलता था। यही बात, रिंग्स का मतलब है यहाँ पर गूंजते रहना, यही बात, यही क्राई सभी के घरों में गूंजती रहती थी। द यंग मैन इको द लेमेंट ऑफ देयर एल्डर्स, और यंग मैन जो है वो अपने जो एल्डर्स हैं उनकी जो कंप्लेंट, लेमेंट का मतलब है यहाँ पर कंप्लेंट, फरियाद, उसको इको करते थे, उसको दोहराते थे, उसी का पड़घा उनके जीवन में पड़ता था। लिटल हैज़ मूव्ड विथ टाइम इट सिम्स इन फिरोज़ाबाद, और ये दिखता है फिरोज़ाबाद में समय के साथ साथ ये भी चीज़ें जो है वो फिरोज़ाबाद में ऐसा दिखता था, ऐसा लगता था कि वो पीढ़ी दर पीढ़ी सभी के जीवन में ये यातनाएं, ये चीज़ें आती रहती थी। ईयर्स ऑफ माइंड नंबिंग टोइल हैव किल्ड ऑल इनिशिएटिव एंड द एबिलिटी टू ड्रीम, और कई सालों की मेहनत, ऐसी मेहनत कि जो माइंड नंबिंग यानी कि दिमाग को ख़त्म कर देती है, ऐसे टॉयल, ऐसे प्रयत्न, क्योंकि व्यक्ति अपने उसी प्रयत्नों से, व्यक्ति अपने उसी लेबर से, व्यक्ति अपने उसी संघर्षों से जब बाहर आएगा तभी तो जाकर के वो जीवन में कुछ नया करने का या कुछ सपना देखेगा, कुछ सोचेगा, लेकिन उनको सपने देखने का भी टाइम नहीं है, क्योंकि अगर वो उनका हाथ रुक जाते हैं, उनका काम रुक जाता है, तो उनकी रोटी भी रुक जाती है। तो ऐसी परिस्थितियों में वो अपने जीवन में सपने देखने का भी उनको टाइम नहीं मिला था। Why not organize yourselves into a cooperative? I ask a group of young men who have fallen into the vicious circle of middlemen who trapped their fathers and forefathers. अब यहाँ पर जो young men का जो ग्रुप है उनको ऑथर जो है वो कह रहे हैं कि वाई नॉट ऑर्गेनाइज योर सेल्व्स इंटू अ कोऑपरेटिव, तुम सब लोग साथ में मिल करके अपने आप को एक कोऑपरेटिव में क्यों नहीं बदल देते, मतलब एकजुट होकर के ग्रुप बना करके खुद का व्यापार क्यों नहीं शुरू करते हैं। ऐसा उनका कहने का मतलब है कि जो अपने फादर्स के और फोर फादर्स के ये जो बिजनेस है उसमें ट्रैप यानी कि उसमें फंसे होना, उसमें फंसे हैं ये सब लोग, तो उसमें से उस विशियस सर्कल से ये बाहर क्यों नहीं निकलते, ऐसा उसने जब पूछा। इवन इफ़ वी गेट ऑर्गेनाइज्ड, तो उनको जवाब में आंसर में क्या मिलता है, इवन इफ़ वी गेट ऑर्गेनाइज्ड, अगर हम ऑर्गेनाइज भी हो जाएंगे, वी आर द वंस हु विल बी हॉल्ड अप बाय द पुलिस, तो हम क्या होंगे, पुलिस के द्वारा हमें पकड़ लिया जाएगा, बीटन एंड ड्रैग्ड टू जेल फॉर डूइंग समथिंग इलीगल, और हमें इलीगल हमारे ऊपर ऐसे इल्ज़ाम लगा दिए जाएंगे और हमें मारा जाएगा और हमें जेलों में डाल दिया जाएगा, क्योंकि ऐसा काम हम नहीं कर सकते हैं देश से। उन्होंने कहा देयर इज़ नो लीडर अमॉन्ग देम, उनके पास या उनके बीच में ऐसा कोई लीडर नहीं है कि इन सभी चीज़ों को वो गाइड कर सके। नो वन हु कुड हेल्प देम सी थिंग्स डिफरेंटली, कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है कि चीज़ों को अलग तरीके से देखने के लिए उनको हेल्प कर सके।
देयर फादर्स आर एज टायर्ड एज दे आर। जिस प्रकार से वो थक चुके हैं ये काम करते करते, वैसे ही उनके फादर्स भी यही काम करते करते थक चुके थे। दे आर टॉक endlessly in a spiral that moves from poverty to apathy to greed and to injustice। और endlessly वो इसी स्पाइरल में मूव कर रहे हैं। पॉवर्टी के ये जो चक्र है उसी चक्र में ऐसे फंसे हुए हैं कि जो उनके जीवन में एक दुखदाई है, और ग्रीड एंड इनजस्टिस उनका पीछा नहीं छोड़ता है। क्योंकि जो बिचौटिए जो लोग होते हैं, मतलब ये व्यापार करने वाले, एक तो फैक्ट्री के जो मालिक होते हैं वो, और दूसरे कि जो इनसे ये माल खरीद करके दूसरे लोगों को जो बेचते या तो बाज़ार में मार्केट में ले जाते हैं, वो बिचौलिए जो लोग हैं उनके लोभ और इनजस्टिस के कारण ही उनकी ऐसी दुख भरी स्थिति पैदा हुई है, ऐसा यहाँ पर उनके कहने का तात्पर्य है। लिसनिंग टू देम आई सी टू डिस्टिंक्ट वर्ल्ड्स, वन ऑफ द फैमिली caught in a web of poverty burdened by the stigma of caste in which they are born। मतलब इन लोगों की जब बातें ऑथर ने सुनी, तो इन लोगों की बातों को सुनने के बाद ऑथर ने दुनिया में दो पहलू उन्होंने देखे। डिस्टिंक्ट अलग अलग दो पहले, दो वर्ल्ड है, दो दुनिया है अलग अलग। कैसी? एक तो वन ऑफ द फैमिली, एक ऐसी फैमिली है कॉट इन अ वेब ऑफ पॉवर्टी, कि जो गरीबी के जाले में फंसा हुआ है। बर्डन्ड बाय द स्टिग्मा ऑफ कास्ट, मतलब कास्ट, उनकी कास्ट ऐसी है कि जो बेंगल मेकर्स की कास्ट है, तो उस कास्ट में वो फंसे हुए हैं कि उस काम के अलावा और कोई काम तो वो कर ही नहीं कर सकते हैं। क्योंकि उनकी स्थिति ऐसी है कि एक दिन भी अगर उनका काम करना रुक जाएगा तो उनकी रोटी रुक जाएगी। तो इसीलिए एक ऐसे हैं इन विच दे आर बॉर्न, उसी कास्ट में जिन्होंने जन्म लिया है। द अदर अ विशियस सर्कल, और दूसरा एक ऐसा विशियस सर्कल है, मतलब एक ऐसी एक चीज़ है, ऐसी एक परिस्थिति है जिस परिस्थिति के अंदर ऑफ द शाहूकार्स, कि जो शाहूकार है यानी कि जो थोड़े बहुत पैसे वाले हैं, द मिडल मैन, जो मिडल मैन में आते हैं, उसमें कौन आ जाते हैं? द पुलिस मैन, द कीपर्स ऑफ लॉ, द ब्यूरोक्रेट्स एंड द पॉलिटिशियंस। मतलब ये सारे जो लोग हैं, उन लोगों की मिलीभगत ऐसी है कि वो इन गरीब लोगों को ऊपर आने ही नहीं देते हैं। उनको आगे का जो कूप मंडूकों की तरह उन सबको रखा है, कि कुएं में रहे मंडूकों की तरह उनको रखा है, कि जिन्होंने बाहर की दुनिया देखनी ही नहीं है, क्योंकि उनसे काम कराना है। और मलाई कौन खाते हैं? तो शाहूकार खाते हैं, मिडल मैन है, पुलिसमैन है, कीपर्स ऑफ द लॉ, और जो लॉ की रक्षा करने वाले हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो बड़े बड़े अधिकारी हैं, और जो पॉलिटिशियंस हैं, वो लोग ही इनको एक्सप्लॉइट करते रहते हैं, इनको चूसते रहते हैं। ऐसा यहाँ पर कहने का तात्पर्य है। टुगेदर दे हैव इम्पोज्ड द बैगेज ऑन द चाइल्ड दैट ही कैन नॉट पुट डाउन, मतलब पहले से ही एक छोटे बच्चे के कंधों पर ये वजन डाल दिया जाता है कि उसको कभी भी वो छोड़ नहीं सकता, उसको कभी भी वो रख नहीं सकता है। बिफोर ही इज़ अवेयर, जब वो अवेयर हो जाए उसके पहले ही एक्सेप्ट्स इट एज नेचुरली एज हिज फादर, वो उस काम को स्वीकार कर लेता है। क्योंकि छोटे बच्चे छोटी उम्र से ही उन बच्चों के ऊपर ये काम डाल दिया जाता है, ताकि बड़े होते होते जब तक वो अवेयर हो जाए कि हम कुछ और करें, उससे पहले ही वो इतना अनुभव उनको हो जाता है उस काम का, कि अपने फादर्स ने, उनके फोर फादर्स ने जिस प्रकार से इस काम को स्वीकार लिया था, उसी प्रकार ये लोग भी उसी काम को ही अपने जीवन में स्वीकार लेते हैं। टू डू एनीथिंग एल्स वुड मीन टू डेयर, और कुछ भी नया करना, कुछ और करना, वो उनके जीवन में क्या हो जाएगा? डेयरिंग हो जाएगा, एक प्रकार का साहस हो जाएगा, और उसको नहीं कर सकते हैं वो, क्योंकि कई सारे खतरे वहाँ पर आ जाते हैं। एंड डेयरिंग इज़ नॉट पार्ट ऑफ हिज ग्रोइंग अप, और उनके ग्रोइंग अप के जो उनका जीवन है, जो जब उनके जीवन डेवलप होता है, प्रोग्रेस होता है, विकास होता है। व्हेन आई सेंस फ्लैश ऑफ इट इन मुकेश आई एम चीयर्ड, जब ऑथर ने देखा कि मुकेश के अंदर कुछ अलग करने की इच्छा है, एक छोटा बच्चा होते हुए भी, क्योंकि बच्चों की हालत तो यहाँ कैसी है वो हमने देख लिया, लेकिन मुकेश जो है वो कुछ और सोचता है, वो कार मैकेनिक बनना चाहता है, कार ड्राइवर बनना चाहता है, कुछ अलग करना चाहता है। तो इस बात से ऑथर जो है उनके मन में एक कंटेंटमेंट आता है। आई वॉन्ट टू बी अ मोटर मैकेनिक, ही रिपीट्स, वो बार बार कहता है कि मैं मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूँ। फिर से उसने कहा ही विल गो टू द गैरेज एंड लर्न, वो गैरेज जाएगा और वहाँ जा कर के वो ये काम जो है वो सीखेगा। बट द गैरेज इज़ अ लॉन्ग वे फ्रॉम हिज होम, लेकिन गैरेज जो है वो यहाँ से काफ़ी दूर है, बहुत ही दूर है। आई विल वॉक
ही इंसिस्ट, वो कहता है कि मैं चल के जाऊँगा। डू यू ऑल्सो ड्रीम ऑफ फ्लाइंग अ प्लेन? तो ऑथर ने पूछा कि क्या तुम प्लेन उड़ाने का भी सपना देखते हो? ही सडनली साइलेंट, वो कुछ समय के लिए तुरंत ही साइलेंट हो जाता है। नो ही सेज, उसने कहा नहीं। स्टेयरिंग एट द ग्राउंड, ग्राउंड को देखते हुए, ज़मीन की ओर देखते हुए। इन ही स्मॉल मर्मर देर इज़ एन एम्बेरसमेंट दैट हैज़ नॉट येट टर्न्ड इनटू रिग्रेट। उसके जो धीरे से वो बोल रहा था, उसकी जो स्मॉल मरमर थी, उस मरमरिंग में, यानी कि धीरे से, मरमर का मतलब यहाँ पर गपशप होता है, लेकिन यहाँ पर धीरे से बोलना, ऐसा उसका तात्पर्य है। तो उसकी वो शर्म से उसका जो सर है वो झुक जाता है, क्योंकि प्लेन उड़ाने की जब बात आई, क्योंकि यहाँ तो कार चलाने के भी फांफे हैं, तो प्लेन की बात तो उसके दिमाग में उतरेगी नहीं, ये स्वाभाविक है। दैट हैज़ नॉट येट टर्न इनटू रिग्रेट, मतलब ये अभी भी लेकिन अफसोस में बदला नहीं है, क्योंकि अभी भी उसके मन के अंदर, भले ही वो शर्म से उसका सर झुक गया हो, लेकिन उसके मन में एक थोड़ा सा छोटा सा कॉन्फिडेंस तो है ही कि वो जीवन में एक बार तो ज़रूर कार चलाएगा या कार मैकेनिक बन पाएगा। ही इज़ कंटेंट टू ड्रीम ऑफ कार्स दैट ही सीज हर्टलिंग डाउन द स्ट्रीट्स ऑफ हिज टाउन। और ये जो है वो सिर्फ कार का सपने में ही कंटेंटेड है, संतोष है, क्योंकि अगर उसको कार चलाने को मिल जाए, कार रिपेयर करने को मिल जाए, कार का वो मैकेनिक बन जाए, तो ही उसके लिए तो काफ़ी हो जाएगा, क्योंकि ये बेंगल से निकल करके, ये चूड़ियों से निकल करके वो कार तक शायद पहुंच पाए, वही उसके लिए काफ़ी था। वो कार्स की जो कार उसके शहर में इधर उधर स्ट्रीट्स में दौड़ती रहती हैं। फ्यू एयरप्लेन्स फ्लाई ओवर फिरोज़ाबाद, और जो फिरोज़ाबाद का जो स्काई है, उसका जो आकाश है, उसमें बहुत ही कम एयरप्लेन्स है वो उड़ते हैं, लेकिन कार्स तो बहुत सारी उसके पूरे शहर में दौड़ती रहती है। तो उसका तो अभी पहला तो सपना यही है कि वो कार चलाएगा और कार सीखेगा और कार का ड्राइवर बनेगा और उसका मैकेनिक भी बनेगा। तो यहाँ पर दो परिस्थितियों को ऑथर ने दो बच्चों के माध्यम से मैं बताया है। पहले जो माध्यम था वो साहेब के माध्यम, यानी कि साहेब आलम के माध्यम से वो किस प्रकार से रैग पिकर है और किस प्रकार से अपने जीवन को वो गुजारा करते हैं। और ऐसे 10,000 फैमिली है, लोग हैं कि जो पेरीफेरी ऑफ द दिल्ली के इर्द गिर्द के जो एरिया है वहाँ पर रहते हैं और वहाँ से अपना रैग पिकिंग करके अपना जो गुजारा है वो करते हैं। यानी कि छोटे छोटे बच्चे किस प्रकार से अपनी शिक्षा से, उनके जो राइट्स हैं, उनके जो हक है, उन हकों से वो दूर चले गए हैं और उनका काम सिर्फ और सिर्फ यही है, वो पढ़ नहीं पाते, स्कूल नहीं जा पाते हैं। और एक मुकेश की घटना है यहाँ पर कि जो फिरोज़ाबाद के जो बेंगल मेकर्स हैं, चूड़ियाँ बनाने वाले फैमिलीज़ हैं, उनके बच्चे किस प्रकार से उनका जो बचपन है वो इसी प्रकार उस बचपन को घोंट दिया जाता है, उसी अंधेरों में धकेल दिया जाता है और उनका पूरा जो जीवन है वो उन अंधेरों के साथ ही बीत जाता है और उनकी आने वाली पीढ़ियाँ भी ऐसे ही बीत जाती हैं, उनकी जैसे पुरानी पीढ़ियाँ बीत गई। तो ये एक लॉस्ट स्प्रिंग, इसका जो टाइटल है स्प्रिंग, पहले भी मैंने बताया आप लोगों की स्प्रिंग का मतलब है बसंत ऋतु। तो जो स्प्रिंग है वो लॉस्ट, यानी कि व्यक्ति का जब बचपन होता है तो वो तो खेलने का, कूदने का, पढ़ाई करने का, आनंद करने का, एंटरटेन होने का समय होता है, ज्ञान प्राप्त करने का समय होता है। लेकिन यहाँ पर तो इन बच्चों का जो बचपन है वो क्या हो गया है, स्टोलन हो गया है, लॉस्ट हो गया है। और इसीलिए ये जो टाइटल है वो इस लेसन के ऊपर बराबर सूट बैठता है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये लेसन बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा और इस YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ना कि हो तो, ताकि और भी लेसन मैं डालूँगा वो आपको मिलते रहेंगे। कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में लिख करके आप मुझे बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।